नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना के इस संकट की घड़ी में अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे और अपने इष्ट मित्रों का ख्याल रख रहे होंगे। आज YouTube पर आने का मकसद किसी विषय को पढ़ाना नहीं है। अभी सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट को मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज YouTube पर आने का मकसद ये है कि कल भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की शिक्षा नीति को लेकर, और बहुत सारे बच्चों के मन में उस घोषणा को लेकर के कई सारे सवालात हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझको व्हाट्सएप वगैरह भी किया, कुछ फेसबुक पर भी बहुत सारे बच्चों का मैसेंजर पे ये मैसेज आया कि सर ये नई शिक्षा नीति क्या है। तो मैंने सोचा कि इस तरह से अलग अलग सबको रिप्लाई करके बताने में बहुत टाइम भी लग जाएगा, तो क्यों ना यूट्यूब पर इसका एक वीडियो ही बना देता हूँ, जिससे आपके मन में जो भी समस्याएँ होंगी, जो भी डाउट्स होंगे कल के शिक्षा नीति को लेकर के, वो डाउट्स दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये शिक्षा नीति है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वर्तमान में केंद्र सरकार की जो 3 सबसे महत्वपूर्ण नौकरियां हैं, एसएससी की, बैंक की और रेलवे की, इन तीनों नौकरियों को करने के लिए, इन तीनों नौकरियों की परीक्षाओं को देने के लिए हमें अलग अलग परीक्षा देनी पड़ती थी। एसएससी अपना अलग फॉर्म निकालता था, बैंक अपना अलग फॉर्म निकालता था और रेलवे अपना अलग फॉर्म निकालता था। इसमें क्या होता था कि बच्चों को एसएससी में भी फॉर्म भरते समय फ़ीस जमा करनी होती थी, बैंक की फ़ीस भी भरनी होती थी और रेलवे का फॉर्म भरते समय भी फ़ीस देनी होती थी। इसके अलावा अलग अलग टाइम पर अलग अलग एग्ज़ाम होता था, जिसमें एक बहुत लंबा प्रक्रिया और बहुत लंबा समय लगता था। कल भारत सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की नियुक्ति कर दी। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसकी माध्यम से अब केंद्र सरकार की 3 मुख्य परीक्षाएं, जिसमें एसएससी की परीक्षा, बैंक की परीक्षा और रेलवे की परीक्षा शामिल है, इन तीनों परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही टेस्ट होगा, जिसको कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कहा जाता है। कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, अब मैं आपको सारी बातों को एक एक करके क्रमवार समझा रहा हूँ। ध्यान से आप बात को समझिए तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी। ये जो कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस टेस्ट में क्या होगा कि एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा के द्वारा ही आप एसएससी के लिए भी, बैंक के लिए भी और रेलवे के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका रुचि किस में है, रेलवे में है, एसएससी में है या बैंक में है। सिर्फ आपको इतना मेंशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, फॉर्म सिर्फ एक ही भरा जाएगा। उस फॉर्म को भरने के बाद पूरे भारत देश में एक साथ परीक्षा का आयोजन होगा। उस परीक्षा को देने के लिए सारे के सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे। और ये एक और भी अच्छी बात है कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो अक्सर हमारा सेंटर बहुत दूर जाता है। इस समस्या से निपटारे के लिए भी भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि लगभग प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे दूर दराज के शहरों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी परीक्षा देने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, अपने ज़िले के आसपास ही, अपने ज़िले में ही वो परीक्षा को दे सकें। इसका एक फ़ायदा ये भी है। होगा क्या, सिर्फ एक परीक्षा होगी, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो भी विद्यार्थी उस परीक्षा को देंगे और उस परीक्षा को पास कर लेंगे, वो एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा को देने के बाद आपकी नौकरी फिक्स हो जाएगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये परीक्षा जो वर्तमान में जो ये नियम लागू हुआ है कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, ये सिर्फ 3 परीक्षाओं को कराएगा, एसएससी की परीक्षा को, बैंक की परीक्षा को और रेलवे की परीक्षा को। और इन 3 परीक्षाओं में भी वो सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी की ही परीक्षाओं को कराएगा। ऐसा नहीं है कि ये परीक्षा ग्रुप डी वालों की होगी या ग्रुप ए वालों की होगी। उन ग्रुप ए वालों के लिए जो यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है वो होता रहेगा, ग्रुप डी का एग्जाम भी अलग से होता रहेगा। लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी जो हमारा एग्जाम होता था, अलग अलग जो फॉर्म आते थे, उसको अब अलग अलग न करके एक ही बार में कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा ये भी अभी विचार चल रहा है कि एसएससी, बैंक, रेलवे के अलावा और भी परीक्षाओं को इसमें शामिल किया जाए। जैसे कि केंद्र सरकार में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं और बहुत सारी नौकरियां होती हैं, आगे चल करके उनको भी कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ इसका निर्धारण 3 मुख्य परीक्षाओं के लिए हुआ है, एसएससी के लिए, बैंक के लिए और रेलवे के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है।
अगर आप CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर भी लेते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। होगा क्या, ये सिर्फ टीयर 1 के लिए एक परीक्षा मात्र है। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से विद्यार्थियों का चुनाव करने के लिए परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा को जो भी बच्चे पास कर लेंगे उन बच्चों को SSC के लिए अलग से टीयर 2 का एग्जाम देना पड़ेगा, बैंक के लिए अलग से टीयर 2 का एग्जाम देना पड़ेगा और रेलवे के लिए भी अलग से टीयर 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप इसको और आसानी से समझने के लिए ये कह सकते हैं कि टीयर 1 की जो परीक्षा SSC अलग कराती थी, बैंक अलग कराती थी और रेलवे अलग कराती थी, अब टीयर 1 की परीक्षाएं अलग अलग ना होकर के एक साथ हो जाएंगी। टीयर 1 को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इच्छा के ऊपर होगा। अगर आप SSC का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसका टीयर 2 दीजिए, अगर आप बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसका टीयर 2 दीजिए और अगर आप रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसका टीयर 2 दीजिए। टीयर 1 में अब अलग अलग परीक्षाएं नहीं होंगी, टीयर 1 में एक साथ तीनों की मर्ज परीक्षा होगी। इसके बाद ये भी प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर 12वीं जो हम पास करते हैं और जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए अलग अलग जॉब का वैकेंसी निकलता है, अलग अलग हायरार्की होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर भी वैसा ही होगा। CET भी 2 तरीके से कराया जाएगा। एक CET कराया जाएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंटर पास किया है, तो वो SSC की, बैंक की और रेलवे की उन परीक्षाओं के लिए फॉर्म देंगे जिसमें आपका शैक्षणिक योग्यता इंटर मांगता है। उसी तरह से जिन बच्चों ने ग्रेजुएट किया हुआ है उनके लिए CET का एक अलग से एग्जाम होगा ग्रेजुएट लेवल का, और उसमें वो बच्चे एग्जाम दे पाएंगे जो SSC की ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा, बैंक की ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा या रेलवे के ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा को देना चाहते हैं। इसके बाद बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी प्रश्न आया कि सर अगर हम CET को पास कर लेंगे तो इसकी जो मान्यता है, हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपने CET पास किया हुआ है, यानी आपने इन सब परीक्षाओं के लिए टीयर 1 को पास कर लिया है, इसकी मान्यता कितने वर्षों तक रहेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट आने के डेट से 3 साल तक इस सर्टिफिकेट की मान्यता पूरी बनी रहेगी। उस रिजल्ट आने के डेट से 3 साल तक आप SSC, बैंक और रेलवे के टीयर 1 की परीक्षा को पास माने जाएंगे। हाँ, आप चाहें तो अपने नंबर को और अच्छा करने के लिए, अपने नंबर को और बढ़ाने के लिए हर साल इस परीक्षा को दे सकते हैं और ये फॉर्म जो है वो साल में 2 बार आएगा। ये भी एक अच्छी बात है कि जो CET का फॉर्म आएगा वो 1 साल में 2 बार आएगा। इसके बाद ये भी बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी। तो रजिस्ट्रेशन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, वही प्रक्रिया होगी। आपको ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन जैसे आप फॉर्म फिल करते थे पहले, वैसे ही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कोई और प्रावधान नहीं है, बस सिंपल प्रोसेस पुराना वाला ही है। सिर्फ अंतर यह है कि अब आप SSC, बैंक और रेलवे को अलग अलग नहीं भरेंगे, सिर्फ एक फॉर्म भरेंगे CET का। इस परीक्षा में एयरफोर्स, आर्मी या ऐसा कोई भी अन्य एग्जाम अभी शामिल नहीं किया गया है। भविष्य में इस तरह की परीक्षाओं को भी शामिल करने का योजना बन रहा है, लेकिन ये जब लागू होगा 2021 से, तो अभी लागू होने के साल में इसमें सिर्फ और सिर्फ SSC, बैंक और रेलवे ही शामिल होंगे। राज्य सरकार की कोई भी परीक्षा अभी इस दायरे में फिलहाल में नहीं आती है। इसका भी विचार किया जा रहा है कि भविष्य में राज्य सरकार के नौकरियों में भी इस परीक्षा के सर्टिफिकेट को प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि इसका अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। तो मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं उसका सार मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं बस आपको ये कहूँगा कि इस नई शिक्षा नीति के आने से आपको SSC, बैंक और रेलवे, इन तीनों के लिए टीयर 1 का अलग अलग एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक एग्ज़ाम देंगे, टीयर 1। आप कह सकते हैं कि इन तीनों के टीयर 1 के एग्ज़ाम को ही एक नाम दे दिया गया है, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। तो आप सिर्फ CET का एग्ज़ाम देंगे। अगर आप CET को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप रेलवे का मेंस देने के लिए भी एलिजिबल होंगे, आप SSC का मेंस देने के लिए भी एलिजिबल होंगे और आप बैंक का मेंस देने के लिए भी एलिजिबल होंगे। फिर आपकी इच्छा है, आपकी जिसमें रुचि हो, आप चाहें तो रेलवे का टीयर 2 दें, आप चाहें तो SSC का टीयर 2 दें और आप चाहें तो बैंक का टीयर 2 दें। उस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद टीयर 3 का एग्जाम अगर होता होगा तो टीयर 3 का एग्जाम होगा। जैसे SSC की अगर आप परीक्षा देंगे CGL की, तो टीयर 2 के बाद टीयर 3 भी होगा। तो अगर टीयर 3 की व्यवस्था SSC, बैंक और रेलवे में होगी आगे तो आपको वो देना पड़ेगा, नहीं होगी तो टीयर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपकी नौकरी संबंधित संस्था में लग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर इन सब बातों को लेकर के, NRA को लेकर के, CET को लेकर के आप में मन में और भी कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उस दुविधा को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपको हर कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।